शिक्षा की ऊंची उड़ान में आज हमारे साथ है एडवोकेट डॉक्टर निशांत नारनवरे सर, डायरेक्टर सेंट्रल प्रोविंशियल स्कूल। नमस्ते सर, आपका हमारे महाराष्ट्र टीवी 24 न्यूज स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। मेरा पहला सवाल आपको ये रहेगा कि किस वजह से आपने शिक्षा विभाग में नौकरी करने की सोची और किस चीज़ ने आपको इस विभाग में आने के लिए प्रेरित किया, क्या बैकग्राउंड रहा आपका? शुरुआती दौर में मैम, जैसे मैं 10वीं 11वीं का स्टूडेंट हुआ करता था, उस समय में हमारा जो रामेश्वरी इलाका है वो झोपड़पट्टियों से सट के है। जैसे जय भीम नगर हो गया, बाबुल खेड़ा हो गया, तो ऐसे विभाग में बहुत कम स्कूलें थी और उसमें भी सभी स्कूलें मराठी मीडियम की थी, इंग्लिश मीडियम की स्कूलें बहुत कम थी। So I thought that I should contribute something for these particular areas, and I try to teach some students English subject. फिर वो धीरे धीरे it become my passion, and then I thought कि भाई यहाँ पे इस विभाग में हमारी एक अंग्रेजी मीडियम की स्कूल होनी चाहिए ताकि यहाँ के बच्चों को अंग्रेजी मीडियम की शिक्षा मिले। वहाँ पे बच्चों को कॉम्पिटिटिव स्टडीज़ के बारे में जानकारी नहीं थी, तो वो हम किस तरीके से दे सकते हैं, इस चीज़ को लेके हमने शिक्षा क्षेत्र में अपना पहला कदम रखा। चूँकि बात शिक्षा की हो रही है और एक आप शिक्षक हैं, तो शिक्षा के संबंध में ये सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आज के दौर में शिक्षा, इसे क्या नौकरी पाना इसका एक उद्देश्य कहा जाएगा या एक सुसंस्कृत नागरिक तैयार करना, क्या दोनों में से क्या उद्देश्य रहेगा? मैम, देखा जाए तो सबसे पहला उद्देश्य ये है कि हम एक अच्छा इंसान बना सकें। शिक्षा हमें हमारे अंदर जो चीज़ें हैं, जो हमारी पॉजिटिविटी है, उसको बाहर लाने की कोशिश करती है। कुछ लोग ये सोचते हैं कि शिक्षा हमने सिर्फ नौकरी के लिए लेना चाहिए, लेकिन वैसा ना होते हुए शिक्षा हमने पहले उन चीज़ों से फाइट करने के लिए लेनी चाहिए जो हमारे अंदर बुरे हैं या समाज में बुरी चीज़ें हैं, उसको दूर करने के लिए हमने शिक्षा लेनी चाहिए। शिक्षा ये खुद के अंदर जागरूकता पैदा करने के लिए है। आपके हिसाब से प्रभावी शिक्षक के कौन से अच्छे गुण हैं सबसे, और आपके अच्छा शिक्षक होने के लिए कौन सा एक आध ज़रूरी गुण बता दीजिए? सबसे पहले अच्छा शिक्षक वो है जो अच्छे से कॉन्सेप्ट बता सके, ना कि वो कि जो खुद में खुद सिखाए। बच्चों तक वो कॉन्सेप्ट पहुँचे, बच्चे उस कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिकल लेवल में इम्प्लीमेंट करें, तो वो अच्छा शिक्षक है और उसी तरीके से अच्छी शिक्षा हम ग्रहण कर पाते हैं। आपको शिक्षा क्षेत्र में इतने साल हो गए हैं, क्या आप कोई ऐसा प्रसंग या घटना या चुनौती बता सकते हैं जो शिक्षा दीक्षा देते समय आपको मिली हो, या उसे किसी तरीके से आपने जिस तरीके से सुलझाया हो? आपका काम करते समय कोई एक खास चुनौती जो आपको मिली हो और जिस पर आपने काम किया हो, क्या ऐसे एक आध प्रसंग आपको याद आता होगा? जी, बहुत सारी ऐसी चुनौतियाँ हैं मैम जो एक शिक्षा क्षेत्र में एक स्कूल निकालने के लिए होती है। तो ऐसी बहुत सारी तकलीफ़ों को सहन करके, कभी मैन पावर की कमी होती है, शिक्षा क्षेत्र में जो है सबसे कम सैलरीज पे काम हमको देखने मिलता है, तो ऐसी सब चीज़ों को जूझते हुए हम लोग वर्क करते हैं। आजकल के कोरोना काल से जो कहा जा सकता है कि कोरोना काल से ऑनलाइन शिक्षा, ये एक नई संकल्पना का नए तरीके से जन्म हो गया, ऐसा आप अपन कह सकते हैं। तो आपके हिसाब से ऑनलाइन या ऑफलाइन शिक्षा कौन सी महत्वपूर्ण है, कौन सी उपयोगी है, क्या बताएंगे? दोनों शिक्षाएं अपनी अपनी जगह बराबर है। सिर्फ ये चीज़ें हैं कि जैसे हम लोग फिज़िकली जो क्लास में बैठते हैं, तो 1 to 1 जो बच्चों के साथ में हमारा वार्तालाप होता है, उससे कॉन्सेप्ट ज़्यादा उनको अच्छे से समझ में आता है, ये हमें दिखा। दूसरा ये है कि अभी जिस तरीके से वर्ल्ड टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ते जा रहा है, हम लोग ने भी पीछे नहीं रहना चाहिए। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम बच्चों ने भी टेक्नो से भी होना चाहिए। इसलिए ऑनलाइन शिक्षा जो अभी कोविड के कारण हमें मजबूरी से प्राप्त हुई, लेकिन वो अभी हमारे जीवन का हिस्सा बन चुकी है और हम लोग चाहते हैं कि उसमें और अगर हम लोग प्रगति करें तो हमारे यहाँ पे
जो है फुगल इन्वेंशंस ना होते हुए एक्चुअल इन्वेंशंस होंगे। जी, एक शिक्षक होने के नाते आप स्टूडेंट के काफ़ी करीब रहते हो। आपको कौन सा अनुभव आया है ऐसा कि शिक्षा ग्रहण करते समय स्टूडेंट को किस प्रकार की बाधाएं आती है और उनसे वो किस तरह निजात पाए? देखिए, हर बच्चे का अपना एक साइकोलॉजिकल लेवल होता है, उसका एक स्पेसिफिक ऑरा होता है, उसके परिवार से संबंधित लेके या वो जिस इलाके में रहता है उस तरीके की हैबिट्स उसकी होती है, और उन सभी जो चीज़ें जो हैं, जो ऑड्स हैं, उनको इवन में लाने के लिए जो है हम लोग सतत प्रयत्न करते रहते हैं। किसी विषय या मुद्दे को पढ़ाने में अगर किसी विद्यार्थियों को तकलीफ हो रही हो, आप ऐसे विद्यार्थी को किस तरह प्रोत्साहित करते हैं ताकि वो पढ़ने में रुचि ले सके? जी, बेसिकली जब ये स्टडीज़ जो हैं, जब वो प्रैक्टिकल लर्निंग में जब हम लोग सिखाएंगे कि ये प्रैक्टिकली उसके जीवन में ये चीज़ें क्यों उपयोगी हैं, तब वो उसमें इंटरेस्ट लेने लगता है वो बच्चा, और उस चीज़ को समझने के लिए उसमें रुचि बढ़ती है। और जब हम उसको वही चीज़ एकदम सिंपलेस्ट वे में बताते हैं, जैसे किसी चीज़ का गणित के हम लोग साधारणतः ये देखते हैं कि गणित बड़ा कठिन जाता है बच्चों को। अगर हम लोग ये एक कप रखा हुआ है, ये इसका जो सर्कल जो है ये, और इसका अगर हम लोग हाइट देखेंगे, वैसे एक कोनिकल शेप का अगर हम लेंगे, तो अभी दोनों इसका अगर वॉल्यूम निकालना हो तो हम लोग क्या करेंगे, सेम हाइट है, सेम उसका सरकमफ्रेंस है, हम लोग एक बार उसमें पानी डालेंगे तो हमें समझ में आएगा कि आधा पानी भरा, फिर और एक बार लेंगे डालेंगे तो पूरा भरा। मालूम समझ में आया कि इसका वॉल्यूम इसके डबल है और इसका वॉल्यूम हाफ है। तो जैसे जिस तरीके से हम लोग इजी वे में उनको सिखाएंगे, बताएंगे, तो वो समझने में भी उनको उतनी आसानी, प्रैक्टिकल लर्निंग। तो हम लोग हमारी स्कूल में भी प्रैक्टिकल लर्निंग पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, जिससे बच्चों को वो चीज़ें आसानी से समझ में आए। वर्तमान शिक्षा नीति के बारे में आपके क्या विचार है? जो अभी 2020 में जो जी अच्छा है, हम लोग नई नई चीज़ें हम लोग इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, उसमें काफ़ी उसके लिए अलग अलग अभिप्राय आए। आपके विचार क्या है? जी, बहुत सारे लोग अपनी अपनी तरीके से उस चीज़ को एक्सप्लेन करते आ रहे हैं, लेकिन नई शिक्षा नीति जो है कि हमारे ख्याल से वो जैसे 5th के ऊपर उन्होंने कहा है कि 5th के ऊपर उनको जो है 2 ट्रेड कोर्सेस लेने पड़ेंगे, वोकेशनल कोर्सेस लेने पड़ेंगे, जिससे बच्चा स्किल बेस्ड हो जाए। तो वो एक तरीके से ठीक है, लेकिन जब दूसरा तरीका ये कहा गया कि वहाँ पे बच्चों को इंटर्नशिप करनी है, कि बच्चा कोई ऐसी जगह शिक्षा लेने जाएं फिर से, या ऐसी कोई उपलब्ध स्कूल में ऐसा कोई चीज़ हम लोग उपलब्ध करके दें कि उसने जो ट्रेड लिया हुआ है उसमें वो प्रैक्टिकली ये वर्क करे। तो ये भी एक ये है कि हम लोग क्या हम लोग बाल मजदूरी की तरफ बढ़ रहे हैं, वो भी एक सबसे बड़ा क्वेश्चन आ रहा है। तो ऐसे 2-3 प्रवाह में लोग बटे हुए हैं। मुझे लगता है शिक्षा नीति हमारे लिए अच्छी है, सिर्फ उसका इम्प्लीमेंटेशन, उसका एग्जीक्यूशन अगर प्रॉपर होता है उस तरीके से तो ही वो अच्छी है। उसका अगर एग्जीक्यूशन अच्छा नहीं होता है तो फिर ये हमारे लिए तकलीफ देह भी है, क्योंकि जैसे हम लोग देखते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उतना स्ट्रांग नहीं है, तो ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे ट्रेड नहीं दिए जाएंगे कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे बेस्ड हो। वही अगर हम लोग सिटीज़ में देखेंगे तो वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बड़े पैमाने पे उपलब्ध हैं, तो यहाँ पे उस तरीके के ट्रेड कोर्सेज दिए जाएंगे। तो दोनों जगह बहुत बड़ा हम लोग को डिफरेंस देखने मिल सकता है, इसलिए इसका एग्जीक्यूशन प्रॉपर होना ये बहुत ज़रूरी है, तो ही नई शिक्षा नीति हमारे लिए एक उपलब्धि रहेगी। इसी के तहत मैं एक सवाल ये पूछना चाहूँगी कि 8वीं तक जो पास कर दिया जाता है और 10वीं की एग्ज़ाम वगैरह, ये जो नया पद्धति का जो प्रकार आया है, और कई बार जो 35 मार्क हम पास होने के लिए ग्राह्य माने जाते थे, तो उसके संदर्भ में भी कुछ 10 मार्क मिल जाते हैं। इस प्रकार के लिए क्या कहेंगे, जो बेसिक ही अपना मजबूत नहीं है, तो इस बारे में आप क्या बताएंगे? जी, बेसिकली ऐसा है कि हम लोग बहुत सारी चीज़, वो जो मार्क्स जो दिए जाते हैं वो प्रैक्टिकल लर्निंग पे दिए गए हैं।
कि भाई आपने थ्योरी तो पढ़ ली, थ्योरी पढ़ने के बाद आपने उसका पेपर पे उसे उतार लिया कि वो जो थ्योरी मुझे क्या समझा है, लेकिन अब उस चीज़ को मैंने प्रैक्टिकली कितना इम्प्लीमेंट किया है वो देखने के लिए वो मार्क्स होते हैं। लेकिन बहुत सारी जगह ये देखा गया है कि प्रैक्टिकली वो चीज़ हुई नहीं, लेकिन बच्चों को मुफ्त में मार्क्स मिले हैं। ऐसे बहुत सारी जगह हुआ है। तो ये फेलियर है उस अथॉरिटी का बोलिए या फिर उस पूरे सिस्टम का जो फेलियर है वो दिखलाता है कि हम लोग वहाँ पे कम पड़ रहे हैं। आरटीए के तहत जो गरीब तबके के विद्यार्थी होते हैं, छात्र होते हैं, उन्हें अच्छी शिक्षा ग्रहण करने के लिए उन्हें वो एक प्लेटफॉर्म के तौर पर साबित हुआ है। लेकिन उसके लिए एक आज के दौर में अपन देख रहे हैं कि एक भ्रष्टाचार का एक मुद्दा वहाँ से भी सामने आ रहा है। जो पात्र छात्र नहीं है उन्हें भी पात्र बनाया जा रहा है। इस पूरे विषय पर आप क्या कहेंगे? ये तो बड़ा गंभीर मुद्दा है और बहुत ही बड़ा एक सेपरेट मुद्दा है आरटीई का, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे बच्चे गवर्नमेंट की तरफ से भेजे जाते हैं। 25% अगर मान लीजिए आपके स्कूल में कक्षा पहली में 100 एडमिशन हो रहे हैं तो 25 बच्चे जो हैं हमको 75 वो लेने हैं रेगुलर स्टूडेंट और 25 जो आरटीई के बच्चे गवर्नमेंट की तरफ से आते हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि कोई भी जो योजना कहिए या कोई भी इसका जब तक हम लोग उसमें मनी पंप नहीं करेंगे तब तक वो सक्सेसफुल नहीं होगा। तो देखा ये जा रहा है कि बहुत सारी माने 5-6 सालों के बाद एक छोटा सा कुछ 10%, 20%, 30% या कभी कभी 40% ही अमाउंट आता है। तो ऐसे वक्त जो वो बच्चों को जो सुविधाएं देनी है वो बच्चों को उतने समय में वो सुविधाएं देने में स्कूल भी कम पड़ती है, इसलिए क्योंकि वो फंड ही जो उन बच्चों का है वो काफ़ी देरी से आता है। तो ये भी गवर्नमेंट को, हमारे शासन और प्रशासन को ये हमें ध्यान में लाके देना पड़ेगा। हम लोग ने भी, हमारा जो स्कूल एसोसिएशन है, हमने भी बहुत सारे बार माननीय शिक्षा मंत्री महोदय और मुख्यमंत्री महोदय, उप मुख्यमंत्री महोदय से भी इस बारे में निवेदन किया था कि आप एक जो बजट एलोकेट किए हैं वो बजट का पूरा फंड महाराष्ट्र में सभी स्कूलों को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो, क्योंकि ये जो बच्चे हैं ये काफ़ी गरीब घर से बच्चे आते हैं और इनको सिर्फ पढ़ाई की सुविधा नहीं, इनको बुक्स की भी सुविधाएं मिलनी चाहिए। इनको बाकी जिस तरीके से मराठी मीडियम में बहुत सारे बच्चों को जो गवर्नमेंट स्कूलों में सुविधाएं मिलती हैं उसी प्रकार की सुविधाएं इन बच्चों को जो 25% में आरटीई के बच्चे आते हैं उनको ये मिलनी चाहिए। ये उनका मूलभूत अधिकार है। इसी प्रकार शिक्षा के जो क्षेत्र में विद्यार्थियों को ये जो अभी का दौर शुरू है उसमें स्कॉलरशिप की समस्याएं हैं, बाकी समस्याएं हैं, इसमें पूरी तरह से लाभान्वित नहीं हो पा रहे हैं। क्या किसकी जिम्मेदारी कहा जा सकता है? क्या जिम्मेदार है इसके लिए? इसके लिए तो हम लोग सभी लोगों को जिम्मेदार ठहराएंगे। पहली बात तो जो स्कॉलरशिप दी जाती है उसके लिए जो फॉर्म भरने पड़ते हैं, बहुत सारे बच्चों के माता पिता को उस बारे में जानकारी ही नहीं है कि किस तरीके से फॉर्म भरते हैं। दूसरी बात, स्कूलों का भी ये हुआ है, उन्होंने एक स्पेशल सेल निकालना चाहिए स्कूलों में इस बारे में, जो है कि प्रशासन से भी पत्र आते हैं कि भाई आप इस तरीके का सेल स्कूल में निकालिए जिसमें सीनियर टीचर्स हों, सीनियर स्टूडेंट्स हों, जो जूनियर स्टूडेंट और उनके पेरेंट्स को मार्गदर्शन करें कि किस तरीके के डॉक्यूमेंट्स हमारे पास होने चाहिए और कितने समय में हमने वो डॉक्यूमेंट्स जो हैं गवर्नमेंट वेबसाइट पे हमने अपलोड करनी चाहिए। दूसरा ये कि इसमें राज्य शासन का कुछ हिस्सा होता है स्कॉलरशिप में और केंद्र शासन का हिस्सा होता है। पहले इस तरीके से हुआ करता था कि जो राज्य शासन का जो हिस्सा था वो और केंद्र शासन का हिस्सा, ये दोनों कॉलेज या स्कूल के खाते में आते थे और वहाँ से फिर डाइवर्ट होते थे बच्चों की तरफ। अब इसमें भी थोड़ा सा ये हो गया है कि जो केंद्र शासन की तरफ से जो हिस्सा आता है वो सीधी तौर पे जा रहा है बच्चों के खाते में, लेकिन वो कब जाता है, किस तरीके से जाता है, उसका स्कूल या कॉलेजेस को किसी तरीके से पता नहीं होता है, इसलिए स्कूल या कॉलेज उस पर विजिलेंस भी नहीं रख पाती है।
और जो राज्य सरकार से जो स्कॉलरशिप का बचा हुआ हिस्सा है वो स्कूल और कॉलेजेस की तरफ आता है, वो भी काफ़ी देरी से आता है। इस तरीके से जो सुविधाएं स्कूल्स और कॉलेजेस ने वक्त पे देनी चाहिए वो उस तरीके से नहीं दे पाते हैं जिस तरीके से एक्चुअल में देना चाहिए। बाद में फंड आगे कोई उसका उपयोग नहीं। एक विवादित क्वेश्चन है, जो अमीरी और गरीबी की जैसी खाई बढ़ती जा रही है, तो अच्छी शिक्षा और कम पैसे में जो प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं या फिर जो गरीब तबके के लोग हैं वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, ऐसी शिक्षा की जो खाई है वो बढ़ती जा रही है। जिसके लिए उदाहरण के लिए अपन ले सकते हैं कि झेडपी की शिक्षा और कॉन्वेंट की शिक्षा जी, तो ये दोनों में क्या अपन फर्क कर सकते हैं और इसके लिए क्या जिम्मेदार किसे कहा जा सकता है? क्या सरकार झेडपी की शिक्षा प्रणाली में उतनी सुविधा मुहैया नहीं करा पा रही है और जानबूझकर कहा जा रहा है? कई लोग कहते हैं कि कॉन्वेंट को इसी तरीके से बढ़ावा दिया जा रहा है। इस विषय में आपके विस्तृत विचार जानना चाहूँगी। जी, ये भी काफ़ी गंभीर मुद्दा है। इसमें जिस तरीके से जो गवर्नमेंट स्कूलें हैं उनको जिस तरीके से पहले अनुदान आता था कि पहले शिक्षकों के लिए अनुदान आता था और उसको वेतन अनुदान कहते थे, और बाद में वेतनेतर अनुदान आता था जो इंफ्रास्ट्रक्चर या टेबल बेंचेस या और कई चीज़ों पे खर्चा किया जाता था, वो अनुदान अभी बहुत सारे बड़े पैमाने पे वो बंद हो गया है। इसलिए उन स्कूलों का जो गवर्नमेंट स्कूल हैं उनका इंफ्रा अभी भी वैसा ही है जो पहले हुआ करता था, जिसके लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, जो कि शिक्षा नीति के लिए उतना फंड प्रोवाइड किया जाना चाहिए। जी, तो ये एक बात है। दूसरा ये है कि जो प्राइवेट स्कूलें जो हैं वो खुद के लिए खुद जो है सेल्फ फाइनेंस करती है, सेल्फ फंडेड स्कूल हैं, तो इसलिए वो इंफ्रा पे या बाकी सुविधाओं पे ज़्यादा ध्यान देती है, उनका पर्सनल विजिलेंस उतना होता है। इसलिए हम लोग ये देखते हैं कि जो प्राइवेट स्कूलें हैं वो ज़्यादा एडवांस दिखती हैं। अब रहा शिक्षक का अपग्रेडमेंट, तो प्राइवेट स्कूलों में शिक्षक का अपग्रेडमेंट करने के लिए बहुत सारा चीज़ें अवेलेबल हैं। गवर्नमेंट भी बहुत सारे, ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट करती नहीं है, गवर्नमेंट ट्रेनिंग्स भी होती हैं, अच्छी ट्रेनिंग होती है, लेकिन हम लोग अगर दोनों के बुक्स में अगर डिफरेंस देखा जाए तो गवर्नमेंट की जो बुक्स हैं उन्होंने जो दूरस्थ भाग में, जो दूरस्थ रिमोट एरियाज में जो रहते हैं उनको भी कंसिडर करके लैंग्वेज का जो लेवल जो है वो किया गया है, देखा गया है। और हम लोग प्राइवेट स्कूलों में जो हम लोग किताबें देखते हैं वहाँ पे लैंग्वेज का एक अलग लेवल देखा जाता है। उदाहरण के तौर पे, ये उससे शायद कोरिलेट ना हो, फिर भी उदाहरण के तौर पे मैं बताना चाहूँगा, अगर मान लीजिए हम लोग छोटा कोई बच्चा है तो हम लोग उसे बोलेंगे बेटा मम चाहिए, और थोड़ा वो बड़ा हो जाता है तो हम कहेंगे बेटा पानी चाहिए। तो यही लैंग्वेज का डिफरेंस हम लोग को गवर्नमेंट की किताबों में और प्राइवेट की किताबों में, इंग्लिश के खास करके इंग्लिश के बुक्स में ये नज़र आएगी। तो इसलिए हम लोग ये देखते हैं कि दोनों के स्पीकिंग में या दोनों के एजुकेशन लेवल में क्यों डिफरेंस आता है। गवर्नमेंट बुरी नहीं है, गवर्नमेंट की किताबें बुरी नहीं है, लेकिन उन्होंने पूरे क्राउड को ध्यान में लेके वो किताबें बनाई हुई है, और प्राइवेट जो किताबें बनी हैं वो एक स्पेसिफिक लेवल के ऊपर के माइंडसेट के लिए बनी हुई है। तो बुरा कोई भी नहीं है, दिक्कत यह है कि हम किस तरीके का बुक यूज करते हैं और उस बुक को किस तरीके से टीचर डिलीवर करता है। जी, आपके समय काल तक और मेरे समय काल तक भी आपको पालक अभिभावकों ने पढ़ाया होगा, मुझे भी अभिभावकों ने घर पर जो गृहपाठ जिसे कहते हैं वो लिया है। लेकिन अभी इस काल में जो क्लासेस, ट्यूशन क्लासेस की जो संकल्पना है काफ़ी बढ़ चुके हैं, और जिसके लिए काफ़ी खर्चा भी विद्यार्थी करते हैं, छात्र करते हैं। तो क्या कहा जा सकता है ये एक व्यवसाय का भाग हो गया है? नहीं, ये तो मैं इसके लिए पेरेंट्स को ही सबसे बड़ा दोष दूंगा, और ये देना भी चाहिए, क्योंकि इसलिए कि हम लोग शॉर्ट मेमोरी की तरफ हम लोग दौड़ रहे हैं। जैसे स्कूल में जो चीज़ सिखाई जाती है ट्यूशन में भी उसी को रिपीट किया जाता है। जब रिपीटेशन है, कोई चीज़ का रिपीटेशन है, तो वो शॉर्ट मेमोरी हो गई कि भाई हम लोग, आप उस बच्चों को पूछिए 2 साल बाद पूछिए तो जितना पोर्शन
उसने सीखा होगा स्कूल में और ट्यूशन का, उसका सिर्फ 20% ही उसे ध्यान में रहा है। जब हम लोग सेल्फ लर्निंग की बात करते हैं, जो बच्चा ट्यूशन ना जाते हुए पढ़ाई कर रहा है और सेल्फ लर्निंग करता है, जो हम एक समय में अपने समय में हुआ करता था, अभी भी बहुत सारे बच्चे करते हैं, तो ऐसे इसमें वो टॉपिक खुद होके सीखने का प्रयास करता है, तो उसे ये समझ में आता है कि वो कहाँ गलत हो रहा है और वो उसके अगले स्टेप में जाने की कोशिश करता है। लेकिन सो फार एज कंसर्न अबाउट ट्यूशन क्लासेस, वहाँ पे सिर्फ रिपीटेशन है। कोई भी चीज़ का रिपीटेशन होगा तो वो सिर्फ उतना ही सीखेगा जितना उसको सीखना है, उसके आगे प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंड उसका क्रिएट नहीं होएगा। जो ब्रेन स्टॉर्मिंग की प्रोसेस जो होनी चाहिए वो उतनी डेवलप नहीं होगी। ये सबसे बड़ा दिक्कत अभी जो बच्चे ट्यूशन जाते हैं और जो बच्चे ट्यूशन नहीं जाते हैं, खुद सेल्फ लर्निंग करते हैं, उनमें ये डिफरेंस नज़र आ रहा है। हो सकता है मेरी इन बात का बहुत सारे लोगों को उतना ये ना लगे, लेकिन ये चीज़ ये रिसर्च करने के बाद ही मैं कह रहा हूँ, पूरी विश्वसता से ये कह रहा हूँ, कृपया पालकगण इस चीज़ को ध्यान में लें। विद्यार्थियों की शिक्षा का प्रगति का मूल्यमापन आप किस तरह से करते हैं? देखिए, आमतौर पे जो गवर्नमेंट ने हमें कहा है कि मूल्यमापन करते वक्त जो है कि हम लोग जितना पोर्शन हमने सिखाया हुआ है उस पोर्शन पे बच्चे को क्या समझ में आया और पेपर पे क्या लिखता है, इससे मूल्यमापन करें करके। लेकिन मूल्यमापन का सिर्फ यही एक तरीका है, ऐसा नहीं है। किस तरीके से ओवरऑल डेवलपमेंट उसका हुआ है, कंसर्न विद उसका लैंग्वेज, कंसर्न विद उसका हैबिट, कंसर्न विद वो कितना कल्चरल एक्टिविटीज़ या कल्चरल बाउंडिंग उसमें आया हुआ है, ये सब चीज़ों को देख के उसका मूल्यमापन होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। आपके शिक्षा करियर में इतने सालों में एक आध आपको सुखद अनुभव आया होगा, हमारे दर्शकों के साथ साझा करें। बहुत सारे सुखद अनुभव हैं। हमारे बहुत सारे बच्चे जो हैं गवर्नमेंट सर्विस में लगे हैं, और जब वो हमारी जो एनुअल गैदरिंग होती है उसमें जब वो आते हैं, हमारे कुछ बच्चे एनडीए में लगे हैं, अभी नेवी ऑफिसर कुछ बच्चे हैं, जब वो अपनी यूनिफॉर्म पहन के जब हमारे यहाँ पे आते हैं तो उनको देख के हमें बहुत ही अच्छा अनुभव आता है, इंटरनल फीलिंग अनुभव होता है, बहुत ही अलग अनुभव होता है कि हम लोग उस बच्चे को उस लेवल को पहुँचाने के लिए कहीं तो भी एक छोटा सा हम लोग एक बीज हम उसके मन में डाल सके, ये इसका हमें समाधान हमेशा रहता है। जाते जाते और इंटरव्यू समाप्त करते समय मैं आपसे ये चाहूँगी कि आप हमारे छात्रों को और अभिभावक को भी कुछ एक ऐसा संदेश दें जो उनके काम आए और प्रगति में उनके काम आए। वो जी, सबसे पहले तो मैं बच्चों को ये कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से हम लोग टेलीविज़न और मोबाइल्स की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, हम शिष्टाचार या जिस तरीके से हमने पेरेंट्स से हमारा बिहेवियर होना चाहिए उस तरीके से पहले जैसा हुआ करता था, उसमें बहुत सारे चेंजेस हैं। हम लोग मॉडर्नाइज खुद को करने के चक्कर में हम हमारी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं, हम उस पे थोड़ा सा ध्यान दें, ये मेरी बच्चों के लिए सलाह रहेगी। साथ ही में अभिभावकों से ये मेरा कहना है कि आप ठीक है पढ़े लिखे हैं या नहीं हैं, कम से कम रोज़ाना 10 मिनट तो भी अपने बच्चे के पास में, जब वो पढ़ रहा है उसके पास में बैठे, आपको वो किताब में का कुछ समझ रहा है नहीं समझ रहा है कोई दिक्कत नहीं है, कम से कम हाथ में पकड़िए। बच्चों की साइकोलॉजी ये होगी कि भाई आप उसके पास में बैठे हुए हैं, आप उसको हेल्प करना चाहते हैं, भले ही वो चीज़ आपको आए ना आए, लेकिन आपका मोरल सपोर्ट उसके साथ में रहेगा। उदाहरण के तौर पे आपको बताना चाहूँगा कि जब किसी हाथी को जब किसी गाड़ी पे चढ़ाया जाता है तो महावत उसे उठा के नहीं रखता है, लेकिन महावत उसके पीछे जब खड़ा रहता है, उसके पाँव को सिर्फ थोड़ा सा स्पर्श करता है, अपने आप हाथी खुद चढ़ जाता है। तो यही है कि बच्चों को भी उस तरीके का मॉरल सपोर्ट जो है आपका लगता है, तो मेरी मन से यही प्रार्थना रहेगी, रोज़ाना आप 10 मिनट तो भी अपने बच्चों को दें उनके पढ़ाई के वक्त। शिक्षा की ऊंची उड़ान में हमारे साथ आज थे एडवोकेट डॉक्टर निशांत नारनवरे, डायरेक्टर सेंट्रल प्रोविंशियल स्कूल। और इसी तरह से नए नए व्यक्तित्व से मिलने के लिए देखते रहिए महाराष्ट्र टीवी 24। नमस्कार।